नमस्कार, मैं डॉक्टर छाया सोनी, सहायक आचार्य, शिक्षा संकाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। भाषा एवं अध्यापन विधा पाठक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मॉड्यूल नंबर 9 हिंदी भाषा शिक्षण एवं कौशल, व्याख्यान संख्या 43, जिसका शीर्षक है हिंदी भाषा कौशल। हिंदी भाषा कौशल शीर्षक के अंतर्गत जिस विषय वस्तु का हम लोग अध्ययन करेंगे वे इस प्रकार हैं। कौशलों के संबंध में संप्रत्यय, कौशलों का वर्गीकरण, कौशलों का प्रभाव, कौशलों के तत्व और भाषा कौशलों का जीवन में महत्व, निष्कर्ष। आज हम लोग इस व्याख्यान में भाषा कौशलों के संबंध में चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत वर्गीकरण, प्रभाव, तत्व और इन कौशलों का जीवन में क्या महत्व है और पूरी तरह से हम लोगों ने क्या समझा है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम बात करते हैं भाषा कौशलों के संप्रत्यय की। तो किसी कार्य को अच्छी तरह से निष्पादित करने की क्षमता कौशल कहलाती है। चतुर्वेदी जी ने 2012 में बताया है कि कौशलों के निम्न प्रकार बताए हैं। शिक्षण कौशल, कक्षा शिक्षण में प्रयोग किए जाने वाले कौशल शिक्षण कौशल कहलाते हैं। इसके अंतर्गत प्रश्न कौशल, पुनर्बलन कौशल, उदाहरण कौशल आदि सम्मिलित हैं। दूसरा, सामाजिक कौशल, सामाजिक मानकों तथा सामाजिक मानदंडों के अनुरूप कार्य करने का कौशल इसमें समाहित है। तीसरा, भाषा कौशल, विचारों, भावों तथा तथ्यों की अभिव्यक्ति के लिए जो कौशल प्रयोग होते हैं उन्हें भाषा कौशल कहते हैं। भाषा कौशल भाषा का व्यवहारिक पक्ष होते हैं। इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि किसी भी कार्य को हमारा वो कार्य शारीरिक रूप से भी हो सकता है और मानसिक रूप से भी। तो जब उस कार्य को पूर्ण क्षमता से अच्छी तरीके से सारे मानकों के अनुसार निष्पादित किया जाता है तो वही क्षमता कौशल कहलाती है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने अभी बात करी है शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल, जो शिक्षण का कार्य हो रहा है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए जिस प्रकार के कौशलों का प्रयोग हो रहा है वो शिक्षण कौशल कहलाते हैं। जैसे प्रश्न कौशल, प्रश्न पूछना एक अलग बात है, लेकिन प्रश्नों को उचित प्रकार से पूरी कक्षा में वितरित करना, सभी विद्यार्थी प्रश्नों को ठीक प्रकार से समझ सकें, प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है इसको वो स्पष्ट कर सकें और इसके पश्चात वे अपनी प्रतिक्रिया दे सकें। तो शिक्षण कौशल के अंतर्गत जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान कक्षा में विभिन्न क्रियाएं की जाती हैं, प्रश्न पूछना, श्यामपट्ट पर लेखन कार्य करना, उदाहरण देना, ये सारे हमारे शिक्षण कौशल के अंतर्गत आते हैं। सामाजिक कौशल, सामाजिक मानकों, मानदंडों के अनुरूप जब हम कार्य करते हैं, समाज में रहते हुए समाज के नियमों के अनुसार जब कार्य किए जाते हैं, व्यवहार किया जाता है, तो वे हमारे कौशल सामाजिक कौशल कहलाते हैं। अब बात करते हैं जिस पर हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, भाषा कौशल। तो भाषा एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर हम संप्रेषण करते हैं और भावाभिव्यक्ति करते हैं। तो विचारों और तथ्यों की अभिव्यक्ति करने के लिए, अपने भावों को व्यक्त करने के लिए जो कौशल प्रयोग किए जाते हैं वे आपके भाषा कौशल के अंतर्गत आते हैं। ये भाषा का व्यवहारिक रूप होता है। भाषा कौशल का अर्थ है विद्यार्थियों को भाषाई कौशलों, सुनने, बोलने, पढ़ने व लिखने में दक्ष बनाना। कौशल से तात्पर्य, जैसा अभी हम लोगों ने चर्चा की है, अध्ययन किया है कि किसी भी कार्य को करने में या निष्पादित करने में पूर्ण प्रवीणता के साथ करना। तो उसी प्रकार से जो भाषा है, भाषा के
4 कौशल प्रमुख होते हैं: सुनना, श्रवण, बोलना, भाव प्रकाशन, पठन और लिखना। तो इन्हीं पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि मनुष्य के संप्रेषण की क्षमता उसके भाषाई कौशलों की दक्षता पर ही निर्भर करती है। जितना मनुष्य भाषाई कौशलों में दक्ष होगा, वो उतना ही उचित प्रकार से अपना संप्रेषण कर पाएगा, अपने विचारों, तथ्यों और भावों की अभिव्यक्ति दूसरों तक कर पाएगा। इसके संबंध में महान शिक्षाविद एस.के. देशपांडे जी ने कहा है, भाषा शिक्षण का संबंध केवल ज्ञान प्रदान करना या सूचनाएं प्रदान करना मात्र नहीं है, बल्कि भाषा सीखने वाले विद्यार्थियों को इन चारों विविध कौशलों से में दक्षता प्रदान करना है। 4 विविध कौशल: सुनना, बोलना, समझना और लिखना, या समझने को हम लोग पढ़ने के संदर्भ में लेते हैं। ये भाषाई कौशल का नैसर्गिक एवं मनोवैज्ञानिक क्रम है। इन चारों कौशलों के क्रम को 2 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है: प्रधान कौशल और गौण कौशल। देशपांडे जी के अनुसार कि भाषा शिक्षण का संबंध केवल ज्ञान प्रदान करना या सूचनाएं प्रदान करना मात्र नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों को जो 4 कौशल है, अगर भाषा की शिक्षा दी जा रही है तो केवल भाषा का उद्भव या विकास कैसे हो रहा है, भाषा का तात्पर्य क्या है, यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि जो भाषा के 4 प्रमुख कौशल हैं, अगर हम विद्यार्थी को उसमें दक्ष बनाते हैं, वो सुनने में प्रवीण होता है, बोलने में प्रवीण होता है, पढ़ने में प्रवीण होता है और लिखने में, तो उसकी वो भली प्रकार से जिस भी भाषा का प्रयोग करता है, उसके माध्यम से अपने भावों की अभिव्यक्ति उपयुक्त तरीके से कर पाता है। तो ये एक नैसर्गिक और मनोवैज्ञानिक क्रिया है। एक क्रम में ही हम कौशलों का विकास कर सकते हैं। तो ये 4 कौशल हैं, उनको 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। आपके प्रधान कौशल, सुनना और बोलना। गौण कौशल, प्रधान कौशल, ये कौशल भाषा अधिग्रहण की पहली सीढ़ी होते हैं। कोई भी व्यक्ति भाषा को पहले सुनता और बोलता है, फिर पढ़ता और लिखता है, इसलिए सुनना और बोलने को प्रधान कौशल माना जाता है। सुनना मौखिक भाषा को ग्रहण करने की पहली और प्राकृतिक क्षमता। शिशु पहले सुनता है, तभी भाषा सीखना शुरू करता है। बोलना, सुनी हुई भाषा को दोहराना, अपने भाव व्यक्त करना, मौखिक अभिव्यक्ति और संवाद का मूल आधार। ये दोनों कौशल मौखिक संप्रेषण में सहायक होते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि प्रधान कौशल वे कौशल होते हैं जिसका किसी भी बच्चे के लिए पहले उसकी उपयोगिता होती है, क्योंकि प्रधान कौशलों में सुनना और बोलने को रखा गया है। तो सर्वप्रथम कोई भी व्यक्ति या बच्चा जो है, या हमारे अपने विद्यार्थी हैं, वो बात को सुनते हैं और तत्पश्चात बोलने का कार्य करते हैं। ग्रहण करने की किस तरह से जो सुना जा रहा है उसको किस प्रकार से ग्रहण किया जा रहा है। कौशल बोलना, सुनना कौशल जो आपका है, वो सुनना और सुनना कौशल दोनों में अंतर है। किसी भी बात को सुनना वो केवल सुनने के अंतर्गत आता है, लेकिन श्रवण कौशल से तात्पर्य आपका कि सुन करके उस बात को समझना, अर्थ ग्रहण करना, तत्पश्चात प्रतिक्रिया देना। उसी प्रकार से बोलना कौशल सुनी हुई भाषा को दोहराना, अपने भाव व्यक्त करना, मौखिक अभिव्यक्ति और संवाद का मूल आधार है। बोलना से तात्पर्य जो भी भाषा को सुना है उसको हम किस प्रकार से दोहराते हैं, बोल करके अपने भावों को व्यक्त करते हैं और जिस भी प्रकार की अभिव्यक्ति करना चाहते हैं उसके लिए बोलना आवश्यक हो जाता है।
और संवाद, अगर किसी के संवाद स्थापित किया जाता है, उसके साथ अंतःक्रिया स्थापित की जाती है मौखिक रूप से, तो उसमें भी बोलना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस तरह से ये दोनों ही कौशल जो है, क्योंकि जब सुना जाएगा तत्पश्चात बोला जाएगा, और जब बोला जाएगा तो अन्य व्यक्ति उसको सुनेगा और फिर वो बोलेगा। तो इस प्रकार से ये दोनों कौशल एक प्रधान कौशल हैं और मौखिक संप्रेषण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। गौण कौशल, जब भाषा थोड़ी पक जाती है और औपचारिक रूप लेती है, तब व्यक्ति पढ़ने और लिखने की ओर बढ़ता है। इन्हें गौण कौशल कहा जाता है क्योंकि ये अधिगम के बाद विकसित होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि गौण कौशल वे कौशल हैं जो कि प्रधान कौशल के बाद आते हैं। भाषा को उसने सुनना, किसी भी व्यक्ति ने, बच्चे ने सुन करके उसको समझ लिया है, उसको समझ में आ गया है कि इस भाषा में, हिंदी भाषा में कौन से शब्द हैं जिसको वो सुन रहा है, और सुन करके उसके अर्थ से परिचित हो रहा है। तो इस प्रकार से जब उसकी भाषा धीरे धीरे करके औपचारिक रूप ले लेती है, तब बच्चा पढ़ने और लिखने का कार्य करता है। लेकिन सर्वप्रथम वो सुनता है और बोलता है। बोलने या सुनने में कहीं पर भी व्याकरणिक संरचना की कोई बात नहीं आती है, लेकिन जब औपचारिक तरीके से बात करते हैं तो उसमें पढ़ना और लिखना आता है। इस कारण से इन्हें गौण कौशल कहा जाता है। पढ़ना, लिखित भाषा को पहचानना, समझना और उसका आशय ग्रहण करना। शब्दावली और शब्द भाषा संरचना का विकास करता है। पढ़ने में लिखित भाषा, जो लिखा गया है पुस्तकों में या हमारे जर्नल्स में, किसी भी जगह पर उसको पहचानना, समझना और समझ करके उसका आशय ग्रहण करना। शब्दावली विभिन्न प्रकार की जब पढ़ते हैं तो नवीन शब्दावली से परिचित होते हैं और हमारी भाषा संरचना का विकास होता जाता है। लिखना, अपने विचारों को व्यवस्थित, तार्किक और शुद्ध रूप से लिखना। सबसे जटिल कौशल, अभ्यास और संरचना की जरूरत। लिखने से तात्पर्य जो पढ़ा गया है या जो सुना गया है, इसको भी हम वहां से संबंधित कर सकते हैं कि पढ़ करके तत्पश्चात प्रतिक्रिया को लिखित रूप से अभिव्यक्त करना। और जब हम लिखित रूप से प्रतिक्रिया को अभिव्यक्त करने की बात करते हैं तो वो प्रतिक्रिया या वह विचार व्यवस्थित होता है, तार्किक होता है और शुद्ध रूप से लिखा जाता है। अभ्यास, और इसमें लिखते समय लेखन कार्य में अत्यधिक अभ्यास की भी जरूरत होती है, तभी जो लिखित संरचना है वो एक सही दिशा में हो सकती है। ये दोनों कौशल लिखित संप्रेषण से जुड़े होते हैं। पढ़ करके बात को पढ़ करके समझा और तत्पश्चात लिख करके उसकी अभिव्यक्ति करी, या लिखित बात को, विचारों को, भावों को पढ़ करके समझने का कार्य किया, तत्पश्चात फिर उसको लेखबद्ध किया। तो इस प्रकार से हमारे गौण कौशल में पढ़ना और लिखना आते हैं। भाषा कौशलों का प्रभाव। भाषा कौशलों का उपयोग संप्रेषण में किया जाता है। किसी एक भाषा कौशल के लिए अन्य कौशल का होना आवश्यक है, क्योंकि संप्रेषण हमेशा द्विमार्गी होता है। एक श्रोता है तो एक वक्ता, एक लेखक है तो एक पाठक। दो कौशलों के मध्य प्रभाव होने से ही बोधगम्यता हो सकती है। संप्रेषण में दो प्रकार के प्रभाव हैं: बोलना, सुनना संप्रेषण प्रभाव, लिखना, पढ़ना संप्रेषण प्रभाव। अर्थात किसी भी भाषा में कौशल की जब बात करते हैं तो दो कौशल उसमें सदैव सम्मिलित होते हैं। एक कौशल, जैसे चार कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये चार कौशल भाषा के कौशल हैं, लेकिन किसी भी एक कौशल का अपने में कोई भी अस्तित्व नहीं है।
आपस में दो कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इसीलिए जब संप्रेषण किया जाता है, अपनी बात को व्यक्त किया जाता है, तो उस समय जो संप्रेषण होता है, संप्रेषण में द्विमार्गीय प्रक्रिया होती है और दो कौशल उसमें सम्मिलित होते हैं। तो कौशलों के मध्य जो प्रवाह है, उसी से ही बोधगम्यता होती है। तो दो प्रकार से प्रवाह बताया जा रहा है, बोलना और सुनना। जो बोलेगा दूसरा उसको सुनेगा। लिखा हुआ कोई व्यक्ति स्वयं वह व्यक्ति पढ़ता है या कोई अन्य व्यक्ति उसको पढ़ता है। भाषाई कौशलों के तत्व। भाषा भाव तथा विचारों की अभिव्यक्ति का साधन अथवा माध्यम है। इससे भाषा के दो तत्व स्पष्ट होते हैं, भाव तथा विचार अथवा पाठ्यवस्तु, अभिव्यक्ति अथवा संप्रेषण। जब भाषा कौशलों की बात की जाती है तो कुछ तत्व हैं जो कि प्रमुख होते हैं। दो प्रकार के तत्वों की यहाँ पर बात हो रही है कि भाव अथवा विचार, भाव तथा विचार या अथवा पाठ्यवस्तु। जो भाव हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं, किसी व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होते हैं, ये एक तत्व का कार्य करते हैं। यह जो पाठ्य वस्तु है, अगर औपचारिक रूप से भाषा कौशलों की बात करते हैं, शिक्षा के संदर्भ में इसकी बात कर रहे हैं, तो जो भी विचार है या पाठ्य वस्तु है, वो भी हमारे एक तत्व का कार्य करती है। अभिव्यक्ति अथवा संप्रेषण। भाव और विचारों या पाठ्य वस्तु की अभिव्यक्ति करना या दूसरों से संप्रेषण स्थापित करना। इन तत्वों से दो प्रकार का प्रवाह क्रम बनता है। प्रथम प्रवाह क्रम इस प्रकार का है कि भाव तथा विचार से अभिव्यक्ति। तात्पर्य है कि जब भाषा कौशलों की बात कर रहे हैं, उनके तत्वों की बात कर रहे हैं, तो जो प्रवाह बनता है, किस प्रकार से एक कौशल दूसरे से संबंधित होता है और एक कौशल दूसरे पर कैसे आश्रित रहता है। तो प्रथम प्रवाह है कि भाव तथा विचार। हमारे अंदर भाव उत्पन्न होते हैं, विचार आते हैं, तत्पश्चात उसकी अभिव्यक्ति की जाती है। द्वितीय प्रवाह की अभिव्यक्ति से भाव तथा विचार। एक व्यक्ति के मन में भाव तथा विचार उत्पन्न हुए, उसने उपयुक्त तरीके से उपयुक्त शब्दों के माध्यम से उसकी अभिव्यक्ति करी। दूसरे व्यक्ति ने उस अभिव्यक्ति को समझा, उसको ग्रहण किया और फिर उसको समझ करके उसके आशय के साथ अब जो उसको भाव उस अभिव्यक्ति के संदर्भ में समझ में आया, तत्पश्चात फिर उसके संदर्भ में भाव और विचारों की अभिव्यक्ति की गई। इस प्रकार से ये एक चक्र के रूप में होता है कि एक भाव या विचार से अभिव्यक्ति, फिर उस अभिव्यक्ति से उत्पन्न भाव या विचार से फिर उस भाव या विचार को अभिव्यक्त करना। सुनना, बोलना, संप्रेषण प्रवाह। इस प्रकार के संप्रेषण में प्रवाह कक्षा के अंतर्गत शिक्षक एवं छात्रों के मध्य होता है। इस प्रकार के संप्रेषण में तीन घटक सम्मिलित होते हैं, पाठ्यवस्तु, शिक्षण विधि तथा शिक्षण सहायक सामग्री। बोलना और सुनना जो संप्रेषण प्रवाह है, जो भाषा कौशल के प्रधान कौशल हैं, उसमें हमारा सुनना और बोलना आता है। तो इसके माध्यम से किस प्रकार से संप्रेषण प्रवाह होता है, इसकी बात की जा रही है कि कक्षा के अंतर्गत जब हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कौशलों की बात करते हैं, तो वहां पर शिक्षक बोलता है और विद्यार्थी सुनते हैं। तत्पश्चात विद्यार्थी प्रतिक्रिया देते हैं, तब शिक्षक सुनता है और अपनी प्रतिक्रिया तत्पश्चात देने का प्रयास करता है। तो इस कारण से वहां पर एक संप्रेषण प्रवाह चलता है, जिसके प्रमुख रूप से तीन घटक होते हैं, पाठ्यवस्तु होती है, शिक्षण विधि और शिक्षण सहायक सामग्री होती है। जैसा कि इस डायग्राम से हम लोग देख सकते हैं कि शिक्षक जो है वो बोल रहा है और छात्र सुन रहे हैं। बोलने में जो पाठ्य वस्तु का वो प्रयोग कर रहा है,
जिस पाठ्य वस्तु के माध्यम से वो बोलने का कार्य कर रहा है, शिक्षण कार्य कर रहा है, उसके लिए विविध विधियों का वो प्रयोग कर रहा है और पाठ्य वस्तु को और अधिक रोचक बनाने के लिए, प्रभावशील बनाने के लिए विभिन्न सहायक सामग्रियों का भी वो प्रयोग कर रहा है। तो इन सब का पाठ्य वस्तु को समझाने के लिए विधियां, प्रविधियां, सहायक सामग्री का प्रयोग करते हुए शिक्षक जो है वो शिक्षण कार्य करता है और शिक्षण कार्य करने में वो अपनी बात को दूसरों तक बोल करके पहुंचाता है। विद्यार्थी उस समय शिक्षक की बोली हुई बातों को ग्रहण करते हैं, अर्थात सुनने का, श्रवण करने का कार्य करते हैं। जब वो उनकी बात को सुन करके समझ लेते हैं, तत्पश्चात विद्यार्थी कक्षा में उस पाठ्य वस्तु जो उनको पढ़ाई गई है, जिसका अध्यापन कार्य किया गया है, उस पर अपनी प्रतिक्रिया बोल करके देते हैं। तो इस प्रकार से जो पाठ्य वस्तु है या विधियां हैं या सामग्री हैं, वो एक मध्यस्थता का कार्य करती हैं और शिक्षक तथा विद्यार्थी या छात्र वो दोनों ही बोलना और सुनना, दोनों ही कौशलों का वहां पर प्रयोग होता है। उन कौशलों का प्रयोग करते हुए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संपन्न होती है। लिखना, पढ़ना, संप्रेषण, प्रभा। इस प्रकार के संप्रेषण में प्रभा कक्षा के अंतर्गत शिक्षक व छात्रों के मध्य होता है। इस प्रकार के संप्रेषण में 3 घटक सम्मिलित हैं: पाठ्य वस्तु, शिक्षण विधि तथा शिक्षण सहायक सामग्री। जिस प्रकार से बोलना और सुनना संप्रेषण प्रभा में भी शिक्षक और छात्र प्रमुख थे, उन्हीं के द्वारा कार्य किया जा रहा था, उसी प्रकार से इस संप्रेषण प्रभा जो कि लिखना और पढ़ना से संबंधित है, इसमें भी शिक्षक और हमारे विद्यार्थी प्रमुख हैं और उन दोनों के बीच में जो सेतु का कार्य कर रहे हैं वो पाठ्य वस्तु है, शिक्षण विधि है और हमारी शिक्षण सहायक सामग्री है। शिक्षक किसी भी विषय वस्तु को, पाठ्य वस्तु को पढ़ता है, विधियों का प्रयोग करते हुए, सहायक सामग्रियों का प्रयोग करते हुए और छात्र या विद्यार्थी उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने का कार्य करते हैं। फिर शिक्षक जो पढ़ा है, जो उसने समझाया है, उससे संबंधित विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया लेता है। तत्पश्चात विद्यार्थी जो हैं, जो उन्होंने बात को सुना, शिक्षक की पढ़ी हुई बात को समझा और लिखित रूप में फिर उसकी प्रतिक्रिया देने का प्रयास करते हैं। या इसको हम और अच्छी तरीके से इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो परीक्षा प्रणाली में लिखना और पढ़ना संप्रेषण प्रभा बहुत अच्छा से काम करता है कि छात्र अपनी प्रतिक्रियाओं को, प्रश्नों के संबंध में अपनी प्रतिक्रियाओं को लिखित रूप में अभिव्यक्त करते हैं और शिक्षक उनकी जांच करते समय उस पर अपनी प्रतिक्रिया, फिर जब शिक्षार्थी उत्तर पुस्तिका देखते हैं तो बोल करके बताता है, पढ़ करके बताता है या फिर उस पर लिखित भी प्रतिक्रिया देता है। इस प्रकार से जो हमारे गौण कौशल हैं उनका भी कक्षा में या पूरी जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया या परीक्षा प्रणाली में भी एक संप्रेषण प्रभा के रूप में वहां पर काम किया जाता है। भाषा कौशलों का जीवन में महत्व। भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है, यह जीवन की हर क्रिया का आधार है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि केवल अगर हम भाषा की बात करें कि इसके माध्यम से केवल जो हमारे भाव या विचार उनकी अभिव्यक्ति हम कर पाते हैं, उसी का ये केवल माध्यम है, ऐसा नहीं है, बल्कि ये जीवन की हर क्रिया जो भी हमारे द्वारा चेतन अचेतन अवस्था में रहते हुए औपचारिक अनौपचारिक रूप से क्रियाएं होती हैं, उन सभी का आधार जो है वो भाषा कौशल होते हैं। इसके महत्व को निम्न बिंदुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है। शिक्षा के संदर्भ में विषयों को समझना, उत्तर देना, प्रस्तुति देना। शिक्षा के संदर्भ में अगर भाषा कौशल के महत्व की बात करते हैं तो विभिन्न विषयों को समझना,
समझ करके उस पर उत्तर देना या उसको प्रस्तुत करना। विभिन्न विषयों में कोई भी विषय हो सकता है, विज्ञान विषय हो सकता है, भूगोल विषय हो सकता है, कोई भी विषय जो है उसका लेखन कार्य जो है पुस्तक का वो किसी न किसी भाषा में किया जाता है। तो जिस भी भाषा से संबंधित विद्यार्थी हैं, वो उस भाषा में उस विषय को समझते हैं, उस विषय की विषय वस्तु को समझते हैं, पाठ्य वस्तु को समझते हैं और उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, उत्तर देते हैं और या कक्षा में अपने भाव और विचारों को प्रस्तुत करते हैं। सामाजिक जीवन में संवाद के लिए इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। एक दूसरे के साथ सहयोग स्थापित करने के लिए और भावना प्रकाश के लिए। समाज में हम लोग रहते हैं, समाज के नियमों के अनुसार कार्य करते हैं, समाज के मानकों के अनुरूप हमारा जीवन निर्वाह चलता है। तो समाज के जितने भी व्यक्ति हैं, उनके साथ जो संपर्क स्थापित होता है, उनके लिए हमारी भाषा ही प्रमुख होती है। विभिन्न प्रकार के संवादों को स्थापित करने के लिए, एक दूसरे के कार्यों में सहयोग देने के लिए, एक दूसरे के प्रति अपने भावों को उचित प्रकार से अभिव्यक्त करने के लिए या अपने ही भावों को प्रकाशित करने के लिए हमारी भाषा कौशलों का महत्व हो जाता है। व्यक्तित्व विकास के संदर्भ में भी भाषा कौशलों का महत्व है। एक व्यक्ति का व्यक्तित्व तब परिपूर्ण होता है जब उसके अंदर वो सारी चीजें रहती हैं जिसके आधार पर कहा जाता है कि एक व्यक्ति संगठित व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है। आत्मविश्वास के लिए भाषा कौशलों का महत्व हो जाता है। नेतृत्व क्षमता स्थापित करने के लिए भी कि अगर भाषा में आप प्रवीण हैं, आप जितने भी भाषा के कौशल हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इन सब सारे तत्वों से आप परिचित हैं, सुनने के तत्वों से आप परिचित हैं कि क्या जब श्रवण की बात आती है तो किन तत्वों पर ध्यान दिया जाता है, तो किसी भी कार्य को करते हुए आत्मविश्वास अपने आप ही आ जाता है। और जब आत्मविश्वास के साथ कार्य किया जाता है तो हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है और हम किसी भी समय, परिस्थिति, संदर्भ में, हम किसी भी कार्य के संदर्भ में हम नेतृत्व क्षमता भी आ जाती है या हम उस कार्य को करने में नेतृत्व करना चाहते हैं। रोजगार में उपयोगिता, शिक्षक के संदर्भ में, लेखक के संदर्भ में, पत्रकार के संदर्भ में और वक्ता के संदर्भ में। जो भाषा कौशल है ऐसा नहीं है कि केवल शिक्षा ग्रहण करने के लिए या सामाजिक जीवन में, समाज में संपर्क स्थापित करने के लिए, उचित प्रकार से भावनाओं को प्रकाशित करने के लिए या स्वयं अपने व्यक्तित्व विकास के लिए ही महत्वपूर्ण है, बल्कि इसकी महत्ता इस बिंदु पर भी दृष्टिगोचर होती है कि भाषा कौशलों में प्रवीणता से बहुत सारे रोजगार के अवसर विकसित होते हैं। चाहे वो शिक्षा के संदर्भ में रोजगार की हम बात करें, वहाँ पर हम किसी को भी कोई भी अच्छा अगर उसको अपने भाषा कौशलों पर पूर्ण आत्मविश्वास है, उसका उस पर जानता है अच्छी तरीके से, तो वो एक शिक्षक के रूप में अपने को प्रदर्शित कर सकता है। लेखक के संदर्भ में भी इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है कि अगर सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना बहुत अच्छी तरीके से आता है, मान का अनुसार हम किसी बात को भी लिख सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं, शब्दावली हमारी व्यापक है, विभिन्न शब्दों का प्रयोग से हम लोग परिचित हैं कि संदर्भानुसार किन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, तो एक अच्छे लेखक के रूप में हम समाज के सामने आ सकते हैं। कहानी, किताबें, पुस्तकें, बहुत आदि चीजें लिखी जा सकती हैं। पत्रकार, दिन प्रतिदिन विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं, वो घटनाएं अच्छी भी होती हैं और कहीं ना कहीं दूसरों को आहत करने वाली भी कुछ घटनाएं होती हैं। तो एक पत्रकार उन घटनाओं को किस प्रकार से प्रकाशित करता है, उसके पहले उसके लेखन का कार्य किया जाता है।
लिखते समय किन बिंदुओं को हमें ज़्यादा प्रमुखता देनी है, किन बिंदुओं को कम प्रमुखता देनी है। अगर भाषा कौशलों पर भाषा के जो विभिन्न कौशल हैं, 4 कौशल हैं, उनका हमें अच्छी प्रकार से ज्ञान है, तो हम पत्रकारिता के क्षेत्र में भी हमें व्यवसाय की संभावनाएँ बन जाती हैं। एक वक्ता के रूप में भी इस भाषा कौशलों का बहुत अधिक महत्व हो जाता है। कौशलों का समग्र दृष्टिकोण, ये चारों कौशल परस्पर जुड़े हुए हैं। ये नहीं कहा जा सकता है कि ये जो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना ये बिल्कुल अलग-अलग कौशल हैं, बल्कि ये सारे कौशल जो सभी 4 कौशल हैं, वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ये कौशल आपस में गहराई से जुड़े होते हैं और एक दूसरे को सशक्त करते हैं। जैसे अच्छी श्रवण क्षमता से बेहतर बोलना संभव होता है। तात्पर्य, जब सुनने की क्षमता सही प्रकार से है, सही प्रकार से हम सुनना चाहते हैं, एक-एक शब्दों को बहुत ही तल्लीनता से सुना गया है, तो उन शब्दों पर बोलना बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छा पठन कौशल लेखक को प्रभावशाली बनाता है। जब किसी भी पुस्तक को, विचारों को, गद्यांश को, पद्यांश को उचित प्रकार से पढ़ा जाता है, तत्पश्चात उससे संबंधित जो लेखन कार्य होता है, वो बहुत ही प्रभावशाली होता है। अर्थात अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता होता है और अच्छा पाठक ही बेहतर लेखक बन जाता है। तो इस प्रकार से श्रवण करना प्रमुख आधार है, तत्पश्चात उस पर बोल करके प्रतिक्रिया देना उचित होगा। उसी प्रकार से अच्छा पाठक, जो सामग्री पढ़ी जानी चाहिए, उसके हर एक बिंदु को, हर एक शब्द को उचित प्रकार से पढ़ा जाए, तभी उस पर लिखित रूप में प्रतिक्रिया दे करके कोई भी व्यक्ति एक बेहतर लेखक हो सकता है। निष्कर्षतः ये कहा जा सकता है कि हिंदी भाषा शिक्षण का मूल उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल शब्दों या वाक्यों का ज्ञान कराना नहीं है, बल्कि उन्हें भाषा के व्यवहारिक प्रयोग में दक्ष बनाना है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये चारों भाषा कौशल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए अनिवार्य हैं। भाषा कौशल के तत्वों में भाव एवं विचार और उनकी अभिव्यक्ति सम्मिलित है। संप्रेषण के लिए भाषा कौशलों का प्रभाव अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इन कौशलों के माध्यम से न केवल विद्यार्थियों की अभिव्यक्ति क्षमता विकसित होती है, बल्कि वे समाज, संस्कृति और विचारों से भी गहराई से जुड़ते हैं। एक सक्षम शिक्षक की भूमिका केवल भाषा सिखाना नहीं, बल्कि भाषा के माध्यम से सोचने, समझने और अनुभव करने की क्षमता को जगाना भी है। तात्पर्य है कि जो 4 कौशल हैं या कौशल, प्रवीणता प्राप्त करना, भाषा के संदर्भ में प्रवीणता की बात हो रही है, तो ये 4 कौशल, श्रवण में प्रवीणता, भाव प्रकाशन में प्रवीणता, पठन में प्रवीणता और लेखन में प्रवीणता। जब कोई भी विद्यार्थी तत्वों को, इन 4 कौशलों के तत्वों को उचित प्रकार से समझेगा, तो वो इन कौशलों में प्रवीण हो जाएगा। और ये चारों कौशल आपस में जुड़े हुए होते हैं। प्रधान कौशल आपका सुनना, बोलना, सुनना सही प्रकार से, तत्पश्चात प्रतिक्रिया देना, किसी भी वस्तु को पढ़ने प्रकार से, तत्पश्चात रूप में उस पर देना। समाज संस्कृति में जो हमारी साहित्य है, उसको हस्तांतरित करने का भी कार्य करते हैं। इस प्रकार से जो शिक्षक है, उसको भी इन 4 कौशलों में प्रवीण होना चाहिए, इन 4 कौशलों के तत्वों से परिचित होना चाहिए, इनके आधारों से परिचित होना चाहिए। तभी वो, उसका कार्य केवल भाषा सिखाना नहीं है, बल्कि भाषा के माध्यम से हम विभिन्न मुद्दों पर किस प्रकार से सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, उसी तरह के भाव अपने अंदर विकसित कर सकते हैं। ये तभी हो पाएगा जबकि ये 4 कौशलों में विद्यार्थी हमारे प्रवीण होंगे। इन 4 कौशलों को वो समझेंगे, तत्पश्चात वो किसी भी विचार को सोचने, समझने
या अनुभव करने के लायक होंगे और उस पर वो अपनी प्रतिक्रिया दे पाएंगे। आशा है कि ये व्याख्यान आपको लाभान्वित करेगा। इस व्याख्यान के कुछ संदर्भ इस प्रकार से हैं और उम्मीद की जाती है कि इससे आप बहुत अधिक लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।